अस्सलाम सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। कभी भी अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम सब किसी ना किसी तरह के वक्त से, चीज़ से गुजर रहे होते हैं, इसलिए हमेशा हमेशा किसी की बात बुरी भी लग जाए, थोड़ी देर के लिए दूर हो सिचुएशन से, काम डाउन करें और फिर जाके सिचुएशन को डील करें। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 19 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्रीज रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि आज बहुत फॉग है और विजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 97 मीटर्स विजिबिलिटी है। बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी, चाहे मोटर बाइक के ऊपर चाहे गाड़ी के ऊपर, कोशिश करें लाजमी तौर पे कि अपनी फॉग लाइट्स ऑन रखें और इंडिकेटर भी अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो उसको ऑन रख सकते हैं ताकि दूसरी आने वाली गाड़ियों को, व्हीकल्स को पता चल जाए। साथ ही साथ कोशिश करें स्पीड अपनी बिल्कुल लिमिट के अंदर रखें, ज़्यादा एक्स्ट्रा वक्त अपने लिए रख लें और अगर नहीं आप रख पाए हैं तो आगे फ़ोन करके बता दें कि जी हम लेट हो जाएंगे, लेकिन स्पीड मत करें, ना अपनी जान को रिस्क करें ना किसी और की। इवन अभी मैं सुबह रास्ते में आ रही थी तो मैंने एक एक्सीडेंट हुए देखा। तो हमेशा कोशिश करें कि आहिस्ता चलाएं, ध्यान से चलाएं, वक्त पर पहुंचे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लेट हो जाना खैर होता है, लेकिन किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए, ना आपका नुकसान होना चाहिए। साथ ही साथ यूवी इंडेक्स की बात करें तो ऑफकोर्स क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है तो जीरो है। 1 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान आप चाहें तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हवा की बात करें तो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और काफ़ी तेज़ हवा है और ऑफकोर्स बहुत ठंड लग रही थी। तो कोशिश करें अपने आपको कवर करके रखें, सर को भी कवर कर लें, पाँव को भी लाजमी तौर पर कवर करें उन लोगों के लिए जिनको पाँव पर बहुत ठंड लगती है। अपना ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। साथ ही साथ आगे बढ़ते आपको पता है हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलामात क़यामत को बयान करते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से एक ये भी अलामत है कि क़यामत का करीब 2 चीज़ों का फुक़दान होने लगेगा। अल्लाह की कसम, जो हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, इस ज़माने के अंदर 100% ये दोनों अलामतें पाई जा रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उन 2 चीज़ों में से एक चीज़ है माल हलाल का फुक़दान, माल हलाल का फुक़दान, और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुखलिस दोस्त का भी फुक़दान होने लगेगा, अच्छा दोस्त भी नहीं मिलेगा। जब ये ज़माना आ जाए तो तुम उस वक्त क़यामत का इंतज़ार करना। ये दोनों अलामतें पाई जा रही हैं हमारे मुआशरे के अंदर। आज हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है, अच्छे दोस्तों का मिलना भी ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की और खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी पॉजिटिव चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, उनको करते रहें। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत देर हो गई है, अब इन हैबिट्स को अपनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा याद रखें कि किसी भी वक्त पर अपने आप को तब्दील करना, बदलाव को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं होती। तो लोग जो भी कहें, दुनिया जो भी कहे, सोसाइटी जो भी कहे, अगर आपको लगता है कोई बात अच्छी लगती है, कोई हैबिट अच्छी लगती है तो उसको अपनाएं अपनी ज़िंदगी में और हमेशा हमेशा अपनी वेलबींग की कदर करें दूसरों की वेलबींग से ज़्यादा। और जहाँ पर दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन कभी भी अपने आप को सेक्रीफाइस करके नहीं, अपनी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को सेक्रीफाइस करके नहीं। और हमेशा बहुत ही खूबसूरत जज्बा होता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी किसी भी तरह से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक दूसरों के लिए कुछ कर सके, कभी उससे पीछे नहीं हटे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। तो हमेशा दूसरों के लिए भी कुछ करते रहें और अपने लिए भी याद रखें कि हमेशा अपने आप को खुश करने के लिए भी चीज़ें करते रहें। छोटी छोटी चीज़ें
करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि फैसलाबाद के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें, हाईलाइट करें डिफरेंट इश्यूज़ को। और फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू और कौन सा हो सकता है? आपको पता है फैसलाबाद में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे वो जॉब्स के लिए हम बात करें, चाहे डिफरेंट रीजंस की वजह से फैसलाबाद शहर का रुख करें, लेकिन क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा रोड नेटवर्क है, वो इस तरह का है कि वो इतनी ट्रैफिक को का बोझ जो है, बर्डन को उठा सकता है? एंड ऑफ कोर्स हमने देखा है कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है फैसलाबाद के लोकल्स के लिए भी, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि बाहर से फैसलाबाद शहर में आते हैं, चाहे वो ट्रैवल पर्पसेस के लिए आते हैं, चाहे यहाँ पर जॉब पर्पसेस के लिए मूव करते हैं, बट उनके लिए खासा मुश्किल हो जाता है इस ट्रैफिक के अंदर सफर करना, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस दबाव के नीचे दबता जा रहा है। तो उम्मीद तो यही होगी कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? बहुत ही खास मेहमान आज में स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ वकास बेग मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। वकास, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सुबह सुबह इतनी ठंड और धुंध के अंदर हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। जिस तरह से मैं मेंशन कर रही थी इंट्रो के अंदर भी कि फैसलाबाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक के दबाव के नीचे दबता जा रहा है, चाहे हम कैनाल रोड की बात कर लें। आपको पता है, आपसे हम ट्रैफिक अपडेट इवन जब ऑन कॉल लेते हैं इन द मॉर्निंग्स यूजुअली, तो काफ़ी सारी रोड्स जो हैं, स्पेशली कनेक्टिंग रोड्स, सरगोदा रोड की हम लोग बात करें, जो हमारी कैनाल रोड एक्सप्रेसवे की बात कर लें, कि ये ट्रैफिक की वजह से बहुत इश्यूज इनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो आगे चलते हुए क्या प्लान है हमारी अथॉरिटीज़ की तरफ से? कोई बेहतरी नजर आएगी? फातिमा, इसमें बेहतरी के हवाले से तो कहा जाता है कि हर अदारा जो है वो कोशिश कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो सके, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़े मसाइल आ रहे हैं वो ये हैं कि एक रोड जो कि जिस पर ट्रैफिक कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, वहीं बहुत से ऐसे मामलात हैं जो ट्रैफिक पुलिस के इख्तियारात में नहीं है। इसमें खासकर अगर बात कर ली जाए तो हमारे यहाँ सिग्नल्स की है, क्योंकि किसी भी रोड के ऊपर अगर सिग्नल्स प्रॉपर काम कर रहे हो तो ट्रैफिक का बहाव जो है वो कदरे बेहतर रहता है बनिस्बत इसके कि ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद ही ना हो। तो फैसलाबाद शहर है, गुज़िश्ता 10 सालों से जितनी ट्रैफिक यहाँ पे मुसलसल सालाना की बुनियाद पर बढ़ी है, ज़रूरत इस बात की थी कि मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उनमें इजाफा किया जाता, नए ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाते। लेकिन यहाँ पे सोने पे सुहागा ये है कि जो पुराने सिग्नल्स मौजूद थे वो भी 4 साल से रिपेयर नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि उनको किसी सूरत जो है वो मुयसर आ सके। ट्रैफिक सिग्नल्स और पुलिस जो है उस हवाले से अपनी एक्टिविटीज़ करती रहती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस से जब भी बात करें तो उनका ये कहना होता है कि सिग्नल्स हमारे चूँकि इख्तियारात में नहीं हैं, तो इसके लिए हम सिर्फ एक ख़त लिख सकते हैं टीएमए को, और टीएमए की जानिब से भी सिग्नल्स की मरम्मत का काम जो है एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, और वो प्राइवेट कंपनी 2017 से एक बार भी फैसलाबाद में ना आई है और ना किसी किस्म के ट्रैफिक सिग्नल्स को दुरुस्त किया गया है। वकास, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में तो हमने बात की, इसके अलावा अगर हम ओवरऑल रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे एरियाज आपने भी देखे होंगे जहाँ पर या तो खड्डे हैं सड़कों के अंदर या तो खुले हुए मैन होल्स हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। अक्सर औकात आपको अंधेरे में, धुंध में, तेजी में आप देख नहीं पाते हैं उनको, उनके हवाले से भी कुछ किया नहीं जाता है। आखिर क्यों निगलेक्ट क्यों कर देते हैं इस तरह के इश्यूज को? अच्छा, इस पे मुझे एक थोड़े से फनी बात जो है वो याद आई, जो हमारे यहाँ शहर में नॉर्मली की जाती है कि पहले ये कहा जाता था कि सड़क के दरमियान जो है वो खड्डे मौजूद हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल हमारे यहाँ जड़ावाला रोड की है या सरगोदा रोड की है, तो यहाँ कहा जाता है कि खड्डों के दरमियान कहीं कहीं सड़क मौजूद है। ठीक है, तो ये शहरी जो है इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, दरख्वास्तें दी जाती हैं, एहतजाज भी किए जाते हैं शहरियों की जानिब से। गुज़िश्ता रोज जो है एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया मकवाना के करीब इसी सिचुएशन के लिए कि जनाब गवर्नमेंट जो है इंतजामिया तवज्जो दे और जड़ावाला रोड को मरम्मत कर सके। लेकिन जड़ावाला रोड पे आप बिलीव करें कि ये सूरत हाल है कि आप अगर नई गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी एक बार अगर आप जड़ावाला रोड से गुजारेंगे तो उसके बाद सूरत हाल ये होगी, या तो आपका बम्पर जो है गाड़ी का वो टूट चुका होगा, ठीक है, या बैक लाइट जो है वो मुतासिर हो चुकी होंगी, इतने गहरे गहरे खड्डे मौजूद हैं। और फिर उन खड्डों के अंदर मौजूद बारिशी पानी, सीवरेज का पानी, ये मसाइल को मजीद कई गुना मसाइल में इजाफा कर देता है, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान रहते हैं। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन की जानिब अगर बात की जाए तो तवज्जो नहीं दी जा रही। रोड्स पे जो कंस्ट्रक्शन होती हुई हमें दिखाई दी गुज़िश्ता 2 महीने के अंदर, वो सिर्फ ये है कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड ब्रेकर जगह जगह स्पीड ब्रेकर जो है बड़े बड़े पहाड़ियों की सूरत बना दिए गए, लेकिन जहां रोड्स की मरम्मत की जरूरत थी वो नहीं हो सकी। इवन मैं अगर कहूँ तो हमारा एक बड़ा अहम रोड है झुमरा रोड, और ये तकरीबन 40 से ज़ायद मुख्तलिफ इलाकों को मिलाता है झुमरा रोड। झुमरा रोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो गुज़िश्ता 15 बरस से नहीं हो सकी,
और झुमरा रोड पर मौजूद जो खड्डे हैं वो वहां के शहरियों के लिए इस कदर दर्दनाक और अजियतनाक है कि योमिया की बुनियाद पे एक्सीडेंट होते हैं, वहां पे गाड़ियां खराब होती हैं। जब रोड पे खड्डा होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी गाड़ी जिस पर लोड ज्यादा होगा उसका या तो टायराइड टूटेगा या उसका टायर जो है वो स्लिप करेगा, जिसके बाद अक्सर हम ऐसी न्यूज भी चलाते रहते हैं कि रोड के दरमियान कोई ट्रैक्टर जो है वो खराब हो गया और फिर सारा दिन वहीं पे मौजूद है, जिसके बायस वो रोड जो है पहले खस्ता हाल है, उसके बाद वो शहरियों के लिए वैसे ही बंद हो जाता है चूंकि वहां पे कोई ना कोई बड़ी लोडर गाड़ी जो है वो मौजूद है खराबी के बायस। तो ये डेफिनेटली इंतजामिया को सोचना होगा इस बारे में, चूंकि ट्रैफिक पुलिस के पास इस चीज का कोई हल नहीं है। तामीराती कामों के हवाले से जिम्मेदारी जो है वो टोटल आयद होती है टीएमए पे या जिला इंतजामिया पे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को देखे कि शहरियों को किस तरह से सहूलियात जो है फराहम करनी है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए फैसलाबाद शहर की तो मेन शाहराहों की सूरत हाल जो है उनको आप बेहतर नहीं कह सकते। साथ ही अगर हम बात करें चिन्योट रोड और सरगोदा रोड के हवाले से, और ऑफ कोर्स जो हमारी शेखुपुरा रोड है जहां पर हमारा रोज आना जाना रहता है, बहुत ही सूरत हाल बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल है, ज्यादातर ट्रैफिक आपको जो नजर आती है वो या तो रिक्शों की होती है या मोटर बाइक्स की होती है या फिर ट्रक्स आपको नजर आते हैं और कोई आपको कंट्रोल करते हुए ट्रैफिक को नजर नहीं आता। आपने सिग्नल्स की भी बात की, एंड इस सड़क के ऊपर भी अक्सर औकात सिग्नल्स कुछ चल रहे होते हैं लेकिन लाजमी तौर पे कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल्स की जरूरत है। लोग आपको जो बीच में जगह होती है वहां से भी एक रूट की दूसरी तरफ जाते हुए नजर आते हैं, तो कोई कंट्रोल क्यों नहीं है बेहतर तरीके से? एक बात भी की जा रही थी पहले कैमरास लगाने की जहां पर मॉनिटर किया जाता है। लाहौर में आखिर ये किया भी जा रहा है, घर पर आपके चालान भेज दिया जाता है, तो फैसलाबाद शहर में क्यों नहीं? फैसलाबाद शहर में इज़्ज़त जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जाती है कि लाहौर में मौजूद है और घरों में चालान भिजवा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो फैसलाबाद में काम नहीं कर रहा, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ शाहराहों पे कैमरे लगाना तो दरकिनार शहर के 8 बाजार जो हैं उनमें लगे कैमरे जो हैं वो नहीं चल रहे होते, जिसकी वजह से खासी मुश्किल भी होती है। और जिस तरह आपने शेखुपुरा रोड की बात की या रोड के दरमियान से क्रॉसिंग की बात की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पैदल चलने वाले जो हैं वो भी सड़क पे उतना ही हक रखते हैं जितना एक गाड़ी वाला। तो पैदल चलने वालों के लिए तो रास्ता हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। अगर आप शेखुपुरा रोड पे, चूंकि आप भी सफर करती हैं, मुझे भी उसी रोड से जो है वो योमिया की बुनियाद पर गुजरना होता है, तो आप भी इस चीज को नोट कर सकते हैं कि पूरे शेखुपुरा रोड पे गटवाला पुल से लेके बोले की झुग्गी तक ये जितना एरिया है इसके अंदर कहीं आपको पैदल चलने वालों के लिए जो है कोई रास्ता नजर नहीं आता। इवन कोई ओवरहेड ब्रिज मौजूद नहीं है। और अगर बात की जाए एक ही सिग्नल आता है जिसे हम मिल्लत चौक कहते हैं, तो वहां पर भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। शहरी जो है वो खास तौर पे परेशान होते हैं अगर निशाताबाद पुल से गटवाला के दरमियान की बात कर ली जाए, जिसके जो जी में आता है वो करता है। मतलब मैं अगर भट्टा स्टॉप की बात करूं तो बड़ा अहम रोड है जो कैनाल रोड से झुमरा रोड को लिंक करता है वाया शेखुपुरा रोड, लेकिन वहां पे पहले एक यू टर्न था, उस यू टर्न को शहरियों की तरफ से अपनी मदद आपके तहत बंद किया गया। और वो सिर्फ क्यों बंद किया गया कि उससे कोई आधा किलोमीटर आगे जो है वो एक पेट्रोल पंप बनना था और पेट्रोल पंप के लिए रास्ता दरकार था, तो शहरियों ने खुद ही उस यू टर्न को बंद किया। यू टर्न जो है वो आधा किलोमीटर आगे कर दिया। अब उससे आम शहरी जो है वो मुतासिर होता है, चूंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है, फिर टाइम बहुत कीमती होता है शहरियों का, जो पहले बड़ा नॉर्मली उस रास्ते को इस्तेमाल कर लेते थे और किसी किस्म का ट्रैफिक बर्डन नहीं होता था। अब उन्हें जब घूम के आना पड़ता है एक यू टर्न के लिए आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का एरिया तक, तो फिर उसके बाद सड़क पे मजीद दबाव जो है वो भी ट्रैफिक का बढ़ता है। इसी तरह अगर निशाताबाद पुल की बात की जाए, शुगर मोड़ से जैसे ही आप निशाताबाद पुल की तरफ आते हैं तो आपको बड़ी बसेस जो हैं वो बिल्कुल पुल के किनारे यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही हैं। आज तक मुतअद्दिद बार जो है मेरी जानिब से, मतलब मैं खुद इस चीज को पॉइंट आउट कर चुका सीटीओज की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इस जगह पे कम से कम रोड बैरियर्स की या जरूरत है ट्रैफिक वार्डन्स की, ताकि जो रॉन्ग वे जाने वाली ट्रैफिक है, खासतौर पर बड़ी बसें जो हैं वो अगर ना हो तो शहरी आसानी से वहां से गुजर सकेंगे। लेकिन आज तक वहां पे बड़ी बसों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। जैसे ही शेखुपुरा रोड से जाने वाली बस है जिसे झुमरा रोड पे टर्न करना है, तो वो यू टर्न का इस्तेमाल करने के बजाय पुल उतरते ही जब यू टर्न लेने की कोशिश करती है रॉन्ग वे पे, ट्रैफिक जो है वो 20-25 मिनट तक मामूल है कि वहां पे मुतासिर होती है और रुकी रहती है। लेकिन वार्डन एहलकार जो है उस एरिया में दिखाई नहीं देते। शायद अक्सर हम भी कहते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा है, एरिया थोड़ा खुला है, इसलिए वार्डन वहां जाने से कतराते हैं, लेकिन बहरहाल शहरी जो है वो मुश्किल का शिकार है। इसी तरह मिल्लत रोड की अगर बात कर ली जाए तो जैसे ही ग्रीन टाउन शुरू होता है, ग्रीन टाउन के बाद जो है ट्रैफिक वार्डन कहीं दिखाई नहीं देते। मतलब शहर की हदूद एक बन चुकी है। नो डाउट कि शहर बहुत फैला हुआ है, फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन इसके बावजूद जो हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो करीब करीब सिटी के दिखाई देते हैं।
कोशिश यही करते हैं कि जी किसी दूर के मुकाम पे ना जाना पड़े। और मोस्टली अगर हम मिलत चौक की बात कर लें तो सुबह 10 बजे तक ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, अपने चालान कर रहा है, उसके चालान बुक मुकम्मल हुई, उसके बाद वार्डन आपको सारा दिन दिखाई नहीं देता। ये वो पॉइंट है। लेकिन इस पे अगर हम बात करें ट्रैफिक हुकाम से तो उनका कहना है जी कि हमारी तरफ से ड्यूटी तैनात है। बिल्कुल जी, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप सुनाएं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं? मैडम जी, ये हम जब बनवाने के लिए जाते हैं, लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं मोटरसाइकिल का, जी जी। तो फिर उनके पास टिकटें नहीं होती, बाद में वार्डन वाले हमारा चालान क्यों काट देते हैं? जब वो हमारा लाइसेंस खुद नहीं बनाते, बाद में उनको चाहिए ना कि हमारा चालान भी ना काटे। बिल्कुल जी, और कोई रिसिप्ट वगैरह भी तो मिलती है ना, अगर आप अपना दे देते हैं लाइसेंस बनने के लिए और कुछ वक्त में आपको मिलने वाला होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने का। और ऑफ कोर्स लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, इस बात में कोई क्वेश्चन नहीं है। विकास, क्या देर लगाई जाती है लाइसेंस बनाने में? लाइसेंस ब्रांच जो है हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस की, उसके मुख्तलिफ मसाइल मौजूद हैं जिनको हल नहीं किया जा सका। मतलब अगर आज की हम बात करें तो आज गालबन रवां साल के पहले 15 दिन बीत चुके, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के पास लाइसेंसिंग टिकट ही मौजूद नहीं है। चूंकि महकमा डाक जो है वो टिकट प्रिंट करेगा, लाइसेंस ब्रांच के पास आएंगे, देन ही लाइसेंस प्रोसेस जो है वो आगे चल सकेगा। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि 15 दिन हो चुके, ना तो किसी शहरी का लर्नर बनाया जा रहा है। 2022 में अभी तक किसी शहरी को लाइसेंस नहीं दिया गया। अब वो शहरी जो दिसंबर 2021 में अपनी फाइल मुकम्मल किए बैठे थे, उनकी टिकटें जो है वो भी ज़ाया हो चुकी, नई टिकटें उनको लगाने की ज़रूरत है। तो टिकटें चूंकि मौजूद नहीं है तो अभी इंतजार करना पड़ेगा टिल डेट के जब तक महकमा पोस्ट जो है वो डाक टिकट जारी नहीं कर देता और ट्रैफिक पुलिस के पास आ नहीं जाता। इसी तरह के बीसीओ मसाइल ऐसे मौजूद हैं जिसके बायस जो है योमिया की बुनियाद पे 10, 20, 15 केसेस जो हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं और शहरी आते हैं दफातर के चक्कर लगाए और मायूस होकर वापस चले जाते हैं, चूंकि ट्रैफिक पुलिस के पास उतना इंतजाम मौजूद नहीं है जितने शहरियों को लाइसेंस की जरूरत है। कितना जरूरी है कि स्पेशली अगर इदारों की वजह से आपका लाइसेंस नहीं बन पा रहा है या किसी भी वजह से आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है, तो क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से थोड़ा सा हल्का होना चाहिए उनको? इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को, हाँ, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जो है वो चशमपोशी करती है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। मतलब चूंकि कम उम्र बच्चे भी जो हैं 18 साल से कम या जिनके लाइसेंस नहीं बने, उनको कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्कूल्स में जाना होता है बाइक को इस्तेमाल करते हुए, तो उनके लिए ये कोशिश की जाती है कि ट्रैफिक पुलिस थोड़ा सा जो है उनको नजरअंदाज कर दे, उनको ना रोके, उनको ना किए जाए। लेकिन जो आम शहरी हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए तो वाकईतन ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि लाइसेंस जो है वो 50% शहरियों के पास मौजूद नहीं है। जितनी ट्रैफिक रोड पे है, अगर उस तादाद में लाइसेंस बने हो तो आप यकीन करें कि बहुत से मामलात जो हैं, खासतौर पे हादसात जो हैं, उन पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये वही बात आपके वाली कि जब तक जो है लाइसेंसिंग ब्रांच की जानिब से शहरियों के लिए आसानियां नहीं की जाएंगी, तब तक सूरत हाल जो है वो यही रहेगी और शहरी इसी तरह से परेशान रहेंगे। कभी आपको कह दिया जाता है, वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया था गुज़िश्ता 3-4 माह पहले, और उसमें ये कहा गया था कि आप सिर्फ अपना ID कार्ड लेके आएँ और लाइसेंस हासिल करके जाएँ। अब शहरी वाकई ID कार्ड लेके जाते हैं, मुकम्मल फाइल जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की जाती है, ये एक बेहतर कदम था। लेकिन उस मुकम्मल फाइल का जो टेम्परामेंट है वो ये है कि जब पहले शहरी जाता था अपनी फाइल मुकम्मल करके, उसको ऑफिस में 5 मिनट लगते थे, अभी उसी शहरी को जो है 25 मिनट लगते हैं। तो डेफिनेटली जो सर्विसेज हैं वो कम हो गई, जितना बर्डन ज्यादा हो गया लाइसेंसिंग ब्रांच पे, चूंकि वहां पे काम करने वाले वही 6 अफराद हैं और उनके पास 6 कंप्यूटर हैं। जब तक इस स्ट्रेंथ को बढ़ाया नहीं जाएगा, मतलब वहां पे एहलकारों की तादाद में इजाफा नहीं किया जाएगा, तब तक शहरियों को जो लाइसेंस है, चाहे वो रीन्यू, चाहे वो लर्नर, चूंकि पहले 42 दिन के लिए जरूरी होता है, तो उसमें शहरियों को मुश्किलात पेश होंगी। बिल्कुल जी, और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, समनाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी बताएं, क्या पूछना चाहेंगे? ये कहना चाहता था कि ट्रैफिक वार्डन जब इशारे पे खड़े होते हैं जी, और इशारा खुला भी नहीं होता, और जो ट्रैफिक जो मुसाफिर हजरात इशारा तोड़ देते हैं, वो अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं वार्डन पुलिस, यानी कि उस तरह तवज्जो ही नहीं देते। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली विकास। आई थिंक हम सब ने देखा है कि बहुत सारे जगहों पे आप देखते हो इशारा टूट जाता है, लेकिन वार्डन खड़े भी होते हैं तो कुछ करते नहीं है। उसके बारे में, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू डे 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि फैसल बादशाह की ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक में जाने से पहले एक कॉलर ने हमसे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़े जाते हैं लेकिन वार्डन्स कई दफ़ा खड़े भी होते हैं और चलान नहीं करते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है विकास के वार्डन्स खड़े होने के बावजूद वो चलान नहीं काटते? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई अहलकार, कोई भी शख्स, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, जब अपनी ड्यूटी पे आता है तो सुबह के जो कुछ घंटे होते हैं बड़े पैशन के साथ काम कर रहा होता है। यही सूरत हाल ट्रैफिक वार्डन्स की है। उनको मालूम होता है कि दिन में कुछ चालान बुक का कुछ हिस्सा जो है वो हमने अपनी प्रोग्रेस के तौर पे पेश करना है, कितने चालान किए हैं। लिहाजा आप मोस्टली चौराहों पे देखेंगे तो सुबह के औकात में चालान की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत दोपहर और शाम के। तो ट्रैफिक एहलकार जैसे ही अपना टारगेट मुकम्मल कर लेते हैं, अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी मुकर्ररा प्रोग्रेस जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर ये जो है अक्सर बैठे हुए दिखाई देते हैं, मोबाइल यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। चौराहों के अंदर बाकायदा इनके लिए चेयर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ दुकानदारों ने जो है वो इनको चेयर्स मुहैया की होती हैं, ये चेयर्स पर बैठे रहते हैं। अच्छा, फिर सूरत हाल दूसरी ये भी है कि अक्सर शहरी ये कहते हैं, इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जब किसी चौक के अंदर ट्रैफिक वार्डन खड़े होंगे तो उस वक्त ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त होगी। उस सुस्ती की वजह यह है कि चूंकि शहरी जो है वो तेजी के आदी हो चुके हैं, सिग्नल्स ब्रेक करने के आदी हो चुके हैं, वार्डन्स को इग्नोर करने के आदी हो चुके हैं, तो जब ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं तो फिर ज़रा एहतियात से चला जाता है। फिर लाइन और लेन का भी ख्याल रखा जाता है, फिर उसके बाद सिग्नल्स का भी ख्याल रखा जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अक्सर ट्रैफिक वार्डन जो है आपको चौराहों पर जब चालान करते हुए दिखेंगे तो वो बड़ी गाड़ियों को चालान कर रहे होते हैं जिनको रोड पे आने की इजाज़त नहीं थी उस वक्त में, लेकिन वो आ गई। अब ऐसी गाड़ियां जब रोड की साइड पे चालान के लिए खड़ी की जाती हैं तो फिर पीछे वाली ट्रैफिक जो है वो भी मुतासिर भी होती है और सुस्त रफ्तार भी होती है। चूंकि हमारे यहाँ स्लिप रोड जो है वो बहुत मुकामात पे मौजूद नहीं है। पहले जहां स्लिप रोड्स मौजूद हैं वहां ट्रैफिक वार्डन किसी भी गाड़ी को चालान करने के बाद या उसको बंद करने के बाद स्लिप रोड्स पे जो है वो खड़ी करवाते हैं। जहां आप स्लिप रोड ही मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली मेन शाहराह पे जो है वो गाड़ी खड़ी की जाएगी चालान के बाद। फिर जब तक वो गाड़ी खड़ी रहेगी, किसी सरकारी गाड़ी के साथ टो करके उसको ले जाया नहीं जाता सेक्टर तक, उस वक्त तक वहां से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है वो भी मुतासिर रहेगी। दूसरी बात जो हमारे कॉलर ने भी की कि ट्रैफिक वार्डन है वो मोबाइल यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि मोबाइल ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, ट्रैफिक वार्डन को हिदायत की जाती है बाकायदा कि आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे दौरान ड्यूटी, लेकिन इसके बावजूद अक्सर मुकामात पे जिसके पास मोबाइल है डेफिनेटली उसको उसकी किसी दोस्त की, किसी फैमिली मेम्बर्स की कॉल आ रही है तो उसके बाद वो अपनी ड्यूटी से थोड़ा सा गफलत बरतते हैं और बाज़ दफ़ा सड़क के दरमियान में मौजूद मोबाइल सुन रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा सड़क के एक किनारे खड़े हो जाते हैं। और जब वो एक किनारे खड़े होते हैं एक लंबी कॉल सुनने के लिए तो फिर उसके बाद ट्रैफिक का अल्लाह ही मालिक होता है। चूँकि शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो पहले गुजरने की कोशिश में रोड्स को अक्सर ब्लॉक कर बैठते हैं और इसी तरह चौराहे जो हैं अक्सर हमें वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक दिखाई देती है। और क्योंकि आपने मोबाइल का मेंशन किया, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। रात के वक्त भी आप देखें इतनी ठंड के अंदर जहाँ पर हम लोग घरों से बाहर निकलने को कतरा रहे होते हैं कि कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए, वो ड्यूटी करते हैं पूरी पूरी रात। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका और उनका भी और उनकी फैमिलीज़ का बड़ा सैक्रिफाइस है इसके अंदर। अपने वक्त को लेकर भी, अपनी जान को लेकर भी बहुत सारे औकात में हमने देखा है और हमेशा जान बचाने में भी बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन्स का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके और हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी इस सर्विस को। हाँ, जहाँ पर कहीं ना कहीं अगर गफलत या निगलेक्ट हो जाती हैं चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ सकती है, लेकिन इसका मतलब कहना ये नहीं है कि सब एक ही तरह के होते हैं या उनकी सर्विस या कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता है। वकास, डेफिनेटली 3 लोग हमें कई दफ़ा मोटर बाइक्स पर नज़र आते हैं और अंडर एज ड्राइविंग और साथ ही साथ इवन किसी भी तरह के मोटर बाइक्स भी चलाते हुए नज़र आते हैं, कई दफ़ा रिक्शाज भी चलाते हुए नज़र आते हैं और गाड़ियाँ भी चलाते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है और क्यों इसको बेहतर तरह से कंट्रोल नहीं किया जाता? अंडर एज के हवाले से अगर बात की जाए, जो मतलब 18 साल से कम उम्र के ड्राइवर्स हैं वो वाकईतन एक चैलेंज है ट्रैफिक पुलिस के लिए भी, ज़िला इंतज़ामिया के लिए भी, चूँकि चालान किए जाते हैं और अक्सर चालान के बाद फिर सूरत हाल ये सामने आती है कि मोस्टली जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनकी जानिब से जो तफसीलात सामने आती हैं तो पता चलता है कि घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है, और उनकी मजबूरी है वो गाड़ी चलाना। फिर इस ज़मर में आके ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी कोशिश करती है कि उस बच्चे को ही सही लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएँ कि वो मेन शाहराह पे आने के बजाय
अपने उसी रिक्शे की मदद से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रहते हुए अपना रोजगार कमा सके। चूंकि रोजगार बंद करना जो है वो ट्रैफिक पुलिस का मकसद नहीं है, लेकिन चिंची रिक्शा की अगर बात कर ली जाए, मोटरसाइकिल की बात कर ली जाए, तो बहुत से घरों में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जब मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो वालिदैन इंतहाई खुशी के आलम में उनकी बाकायदा वीडियोस जो हैं वो पोस्ट कर रहे होते हैं। जबकि मैं समझता हूं कि आपका बच्चा है, हमारे बच्चे हैं, हमें इनका इतना ही ख्याल करना चाहिए जितना खुद हम करते हैं। चूंकि बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली गलतियां भी करते हैं रोड्स पे, और अक्सर हादसात जो हैं उनमें बच्चे मुतासिर भी होते हैं। तो वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट की जाती है हमेशा, और सिटी 41 की जानिब से भी यही कहा जा सकता है शहरियों को कि अपने बच्चों का उतना ख्याल रखें कि अगर उनकी एज नहीं है मोटरसाइकिल चलाने के हवाले से तो उनको मोटरसाइकिल प्रोवाइड ना करें। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रोक लगे या लैंड एक चला। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी बताएं, क्या पूछेंगे? मोटरवे जी साई वाला इंटरचेंज टू चिन्योट रोड है जी जी। इतने डंपर बहुत चलते ने, ज्यादा तो ज्यादा डंपर चलते ने। कोई साडा स्कूल रक्षा नहीं ठीक पहुंचता बच्चे लैके। हुण सुबह सुबह एक रक्षन डंपर वाला टंकर मारी है, बीबियां दी लत्तां टुट गई ने, बच्चों दी लत्तां टुट गई ने। बहुत वड्डे खड्डे ने जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू रेज करने का। वकास, अक्सर औकात हम लोगों ने ये चीज़ें होती हुई देखी हैं, स्पेशली उन्होंने मेंशन किया चिन्योट रोड के हवाले से। क्या कहेंगे? अगेन आई थिंक वो बार बार एक चीज़ जो कि रिपीट हो रही है वो निगलेक्ट है इदारों की तरफ से। अदारों की जानिब से निगलेक्ट के साथ साथ मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 3 अदवार की जो हुकूमत है पंजाब की, वो फैसलाबाद से और चन्योट से सिर्फ चन्योट रोड के नाम पे वोट हासिल करके गई है। चूंकि अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की, तो बाकायदा चन्योट में जलसे किए गए और शहरियों को इसी नाम पर मुतासिर किया गया, अपनी तरफ बुलाया गया जी कि इस बार इलेक्शन जीतने के फौरी बाद जो है चन्योट और सरगोदा रोड जो है वो बन जाएगा। पीटीआई की अगर बात करें तो हालिया इलेक्शन से कबल पीटीआई का भी जो हमारे अरकान असम्बली हैं फैसलाबाद के या चन्योट के, तो उनका भी यही माटब था कि जनाब जैसे ही हम इलेक्शन जीतेंगे चन्योट सरगोदा रोड बन जाएगा। लेकिन चन्योट सरगोदा रोड का जो बेसिक इशू है उसकी जानिब तवज्जो नहीं दी जाती, चूंकि ये हमारा वो रोड है जहां से ओवरलोड गाड़ियां जो हैं वो मामूल हैं। सरगोदा से अगर बात कर ली जाए, क्रशिंग के बाद जो मटेरियल आता है, बिल्डिंग मटेरियल, तो वो इसी रोड को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। रेत जो बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है वो जब फैसलाबाद तक पहुंचती है या जड़ा वाला टोबा टेक्सिंग जानी होती है तो इसी चन्योट और सरगोदा रोड को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत बार ये कोशिश की गई कि ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो हैं या हाईवे गाड़ियाँ जो हैं वो बाईपास से गुजारी जाएं, चूँकि बाईपास इसीलिए बनाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इस आम शाहराह से, जहाँ से मतलब लोकल पब्लिक ने गुजरना होता है, वहाँ पे जब हैवी गाड़ियाँ आती हैं तो ना सिर्फ रोड जो है वो मजीद उसमें खड्डे बनते हैं, बल्कि शहरी जो है वो अक्सर हादसात का शिकार होते हैं। जैसे कॉलर ने भी अभी जिक्र किया कि मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो किसी डंपर से टकराया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब रोड की एक साइड पे खड्डे हैं तो अक्सर डंपर वालों की जानिब से, बड़ी गाड़ी वालों की जानिब से कोशिश की जाती है कि खड्डों से बच लिया जाए और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजरा जाए। तो ऐसी सूरत हाल में फिर मौसम जो है वो फॉगी है, धुंध बहुत ज़्यादा है, खासकर खुले इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे धुंध ज़्यादा होने के बाद शहरी जो है अक्सर हादसात का शिकार होते हैं। अभी 2 रोज़ कबल जो है एक बड़ा हादसा हुआ था एक्सप्रेस वे पे, वहाँ भी सूरत हाल ये है कि यूटर्न बहुत दूर होने की वजह से किसी डंपर ड्राइवर ने सोचा कि वो थोड़ा सा फासला वन वे तय करेगा, लेकिन वो तय नहीं कर पाया। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक की मेहरबानी है, शुक्र मालिक की रहमत है। जी बताएं, क्या पूछेंगे? जी मैम, ये मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि गुलबर्ग रोड है जो मेन गुलबर्ग थाने वाला रोड है, नेशनल हॉस्पिटल वाला। जी बिल्कुल। उसमें आइडियल जो स्वीट्स है वहां पे इतना रश होता है, तो तकरीबन मेरे अंदाजे तक मैं पूरा हफ्ता हो गया नोट कर रहा हूँ, पूरे रोड पे ना तकरीबन घंटा घंटा शाम को ट्रैफिक जाम रहती है। तो कोई वार्डन वाला, कोई भी पहुंच वहां पे नहीं होता। पता नहीं क्या बात है, मुझे लगता है वो फैसलाबाद में नहीं है वो एरिया लगता है। तो मैं आपकी वसासत से अरबाब इख्तियार तक ये बात अगर आप पहुंचा सकते हैं तो काइंडली वहां पे कोई वार्डन वाला हायर किया जाए, अगर उसका हल हो सके प्रॉपर। यकीन माने शाम का टाइम होता तो तकरीबन 1 घंटा पूरा उस चौक को क्रॉस करने में लग जाता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड अगेन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट
शाहराज, जिसके बारे में उन्होंने बात की, गुलबर्ग रोड, एंड यकीनन वहां से कई दफा जब मेरा भी गुजरना हुआ है तो शदीद ट्रैफिक वहां पे जाम नजर आती है और दूर दूर तक ना तो कोई वर्किंग सिग्नल्स नजर आते हैं और ना ही कोई वार्डन नजर आते हैं। विकास, कुछ एरियाज क्या फैसलाबाद शहर के ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाता है? इस हवाले से मैं फातिमा ये कहूंगा कि निगलेक्ट करना एक अलग पॉइंट होता है, लेकिन गुलबर्ग रोड की अगर हम बात करें तो जैसे ही आप जिना कॉलोनी से जाते हुए गुलबर्ग की तरफ यूटर्न लेते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है कॉर्नर पे पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस समझा जाता है, मतलब शहरियों ने वहां पे आना है अपने मसाइल के लिए। लेकिन वहां मसला ये है कि पुलिस स्टेशन की सारी पार्किंग जो है वो आपको बिल्कुल कॉर्नर पे दिखाई देगी, लिहाजा आप गुलबर्ग रोड पे इंटर होते हुए ही मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, चूंकि बाहर जो है वो पुलिस स्टेशन की गाड़ियां मौजूद हैं, पुलिस का डाला खुद बाहर मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर वहाँ पे शॉपिंग प्लाजा जो हैं वो मौजूद हैं, फिर फूड चेन्स वहाँ पे बड़ी मौजूद हैं, लेकिन पार्किंग का किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं है। तो अक्सर जो है यहाँ पे लोगों के सामने होता क्या है कि ट्रैफिक जो है जब वहाँ से गुजर रही होती है तो बिल्कुल सिंगल लाइन मौजूद होती है तमाम तर ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए, तो फिर शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ जो है उसी रोड पे हमारे यहाँ नेशनल हॉस्पिटल जो है वो आता है, और नेशनल हॉस्पिटल पे शहरी जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में हॉस्पिटल्स में आना होता है, पेशेंट्स को लेके एम्बुलेंसेस का गुजरना होता है, तो उस वजह से ट्रैफिक जो है वो मज़ीद मुतासिर हो जाती है। और नेशनल हॉस्पिटल के बाद ये हमारा वो रोड है जो सिंगल हो जाता है जहाँ ट्रैफिक वार्डन की इंतहाई ज़रूरत है। लेकिन मैं इस चीज़ को वाकई जिस तरह कालस ने बताया कि इग्नोर कर दिया जाता है बाज़ दफ़ा किसी एक रोड को, ये समझा जाता है कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन मौजूद है तो शहरी खुद से एहतियात करेंगे, लेकिन बहरहाल जो ट्रैफिक वार्डन की जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक वार्डन ही मुकम्मल कर सकता है। और इसमें हम भी कोशिश करेंगे कि सीटीओ साहबान तक, वैसे तो सीटीओ साहब तक पहुँच गया होगा ये हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैसेज, लेकिन मैं ज़ाती हैसियत में भी कोशिश करूँगा कि सीटीओ साहब से इस बात पर जिक्र करूँ ताकि गुलबर्ग रोड जो है उस पर शहरियों के लिए मज़ीद आसानी। बिल्कुल जी, और बहुत ही टैलेंटेड टीम है, स्पेशली अगर बात करें क्योंकि रिसेंटली हमारे शो में भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और बहुत ही अच्छा एम्बिशन है उनका, तो उम्मीद यही होगी कि चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चिन्नौट से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम अब्बास बोल रहा हूँ जी, चिन्नौट से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। मैडम ये हमारा जो लाहौर रोड है ना जी, चिन्नौट से लाहौर रोड, ये फैसलाबाद रोड वाले से बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ जो है साथ वाले जो हमारे देहात है उन लोगों ने चिन्नौट जाना छोड़ दिया है। ये इससे बहुत ज्यादा खतरनाक डकैतियां होती हैं, कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको चिन्नौट ले जाया जा सकता है। जो लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं वहाँ चिन्नौट में, उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया, लोकल काम करना शुरू कर दिया है। थोड़े पैसों पे लोकल काम करना शुरू कर दिया, वहाँ छोड़ दिया है। ये खूनी रोड से भी क्या इनको कोई इससे ज्यादा भी कोई खतरनाक अगर इस्तेमाल किया जा सकता है इस रोड के लिए। और ये जो हमारे ये तो इसके लिए कोई कोशिश नहीं करते। ये इमरान खान ने भी वादा किया था कि मेरी अगर हुकूमत आ तो इसको बनाऊंगा। बुजदार साहब ने यहाँ के अनाउंस भी कर भी दिया था कि इसको मंजूरी दी है और हम इस रोड को बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई नहीं बना, कोई कुछ काम नहीं हुआ, कोई रिपेयर नहीं कर रहे। ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आपका माशाल्लाह चैनल लोग इतना सुनते हैं, बड़े हम भी बड़े शौक से देखते हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट को कहें कि इसको कम रिपेयर कर दें, इसको बना तो दें, यानी इसको कोई मुरम्मत ही कर रहे हैं तो चलने के काबिल हो जाए। इतने खड्डे, बड़े बड़े खड्डे, रात को डिकेटियां होती हैं, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और ये डेली बेसिस पे हो रहा है। लोगों ने वहाँ चिन्नौट जाना ऐसे है तो वो समझते हैं कि ये मौत को दावा देने के मुताबिक है, ये चिन्नौट जाना है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे कॉलर का जो कि चिन्नौट से बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है जब हमें दूसरे शहरों से भी कॉल आती है और हमारे प्रोग्राम का यही मकसद होता है कि हमेशा इदारों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाएं, आपके मसाइल को इदारों तक पहुंचाएं और ऑफकोर्स कोशिश करेंगे कि मजीद भी गुफ्तगू करें और डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे हैं और ऑफ कोर्स ब्रेक में जाने से पहले चिन्नौट से कॉलर ने हमसे बात की, जिन्होंने बताया कि चिन्नौट से लाहौर तक की जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है और इनफैक्ट मेरा अपना एक दो दफ़ा सफ़र हुआ है इस रोड के ऊपर और बहुत ही खतरनाक है। ना सिर्फ खड्डों के हवाले से या जो आपको एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे गुजरना पड़ता है, बट उसके साथ साथ वैसे भी बहुत डेंजरस है। इनफैक्ट जहां पर अगर आप रात के वक्त ट्रैवल करें या इवन शाम को आप ट्रैवल करें तो डकैतियां भी होती हैं, सड़कें कुछ इस तरह की हैं, ट्रैफिक कुछ इस तरह की आपको नजर आती है और बहुत ही मशकूक लोग आपको इस रोड के ऊपर नजर आते हैं। एंड आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड क्यों बहुत सारे लोग
इस रोड पर जाने से अवॉइड करेंगे। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने वादे किए जिनको पूरा नहीं किया गया। वकास, कितना ज़रूरी है कि स्पेशली जिस तरह से अभी हमारे कॉलर ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी, इदारों को ऐसा तो नहीं है, ये पता नहीं है ये चीज़? इसमें डेफिनेटली अदारों के इल्म में हर चीज़ है, एक एक पॉइंट जो है वो अदारों के इल्म में मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी अगर हम जिक्र कर लें, बात कर लें चनियोट रोड की, तो चनियोट रोड जो है वो चूँकि बहुत अरसे से लावारसों की तरह छोड़ा गया हुकूमत पंजाब की जानिब से भी, तो चनियोट के शहरी जो है वो ज़्यादा मुतासिर हैं। ना सिर्फ चनियोट से फैसलाबाद रोड बल्कि चनियोट से लाहौर रोड जो है, चनियोट से अगर आपने झंग की तरफ जाना हो तो आपको हर तरफ जो है सड़क पे खड्डे दिखाई देते हैं। और इसकी जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि सबसे बेसिक वजह जो है रोड की कंस्ट्रक्शन क्यों इंतजामिया की जानिब से नहीं की जाती, क्योंकि जब भी रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसको कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक के लिए रोका जाता है। लेकिन सरगोदा से फैसलाबाद बजरिया चनियोट आने वाले या चनियोट से लाहौर जाने वाले शहरी जो हैं वो खासे मुतासिर रहते हैं इन खड्डों की वजह से, क्योंकि बड़ी गाड़ियां जो हैं उनको आप कम नहीं कर सकते। जैसे फैसलाबाद के अंदर है कि लोडेड गाड़ियां जो हैं जिन्होंने रेत, बजरी, सीमेंट या इस तरह का दीगर मटीरियल लेके आना है, उन्हें एक टाइम पीरियड दिया गया है कि आप इस टाइम के दौरान जो है शहर में इंटर होंगे। लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें शहर के अंदर मौजूद, चनियोट शहर में मौजूद नहीं है। चनियोट से जब वो गाड़ियाँ निकलती हैं, वक्त से पहले निकलती हैं, पब्लिक पीक आवर्स होते हैं, जैसे स्कूल से छुट्टी का टाइम है या असम्बली का टाइम है या ऑफिस से ऑफ का टाइम है गालबन शाम के वक्त, तो उस वक्त जो है बड़े डंपर्स भी उसी रोड पे होते हैं और आम छोटी गाड़ी वाला शहरी, मोटरसाइकिल वाला जो शहरी है वो भी उसी रोड से गुजर रहा होता है, तो फिर मुतासर होते हैं। बिल्कुल जी, एक कॉलर मौजूद है चनियोट से, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं चनियोट से बात कर रहा हूँ जी। तो ये जो है ना गल्ला मंडी चनियोट में, उससे जुमरे को रोड जाता है ना जी, वहाँ वो रोड बहुत खराब हुआ। पिछले दिनों इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, एक टॉपर लड़का था और उसकी बहन, लड़का सुपीरियर कॉलेज में पढ़ता था, बहन जो है वो पढ़ती थी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में, तो वो बेचारे एक्सीडेंट हुआ और वो शहीद हो गए। और इस रोड पे ना मंडी भी लगती है, उस दिन भी कोई कंट्रोल नहीं होता, ये डाले मजदे ये हर चीज उसको साथ टकराती है। तो उसके बाद ना चनियोट का जो कारोबार है ना, ये फैसलाबाद रोड खराब होने से, जंग रोड, पिंडी बठिया रोड खराब होने से, जुमरा रोड होने से बिल्कुल चनियोट का कारोबार खत्म हो गया। आपको पता है किराए की दुकानें अब मालिक 50-50 हजार रुपया डिमांड करते हैं किराए का, और कारोबार ये सारा दिन बैठे रहो, गाहक नहीं आता। वजह क्या है? ये रोड खराब है, कोई आने को तैयार ही नहीं है। तो वही इस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम है। मेहरबानी करके इसे आप जो है ना हाईलाइट करें काम तक। और फिर बुजदार ये जो है ना, इसके शहर के साथ सतीली माँ का ये सलूक किया जा रहा है कि यहाँ नून लीग के जीते थे कैसर अहमद शेख, मौलाना लियाज चनियोटी और हसन मुर्तजा। अब ये देखो अवाम को हक है जिसको मर्जी वोट दे, तो हम टैक्स नहीं देते, हर चीज देते हैं। तो इस तरह सियासी इंतकाम लेने का फायदा क्या है कि ये चीज है। इमरान खान साहब को बुजदार साहब यहाँ वादा करके भी गए हर चीज करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अगेन चनियोट से कॉलर जिन्होंने चनियोट की सूरत हाल के हवाले से बात की, रास्ते इतने मुश्किल हो गए हैं कि यकीनन लोग वहाँ जाते नहीं हैं। मेरा अपना वकास जब वहाँ पे जाना हुआ था तो इनफैक्ट वापसी का सफ़र बहुत मुश्किल था। वहाँ पे बहुत ही मशकूक लोग थे और क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, बड़े आराम से ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई ना कोई ट्रक उलट जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ियाँ एक एक घंटा भी नहीं या आधा घंटा नहीं बल्कि घंटों घंटों के लिए फंस जाती हैं। तो वहाँ पे स्पेशली खवातीन के लिए सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग भी अवॉइड करते हैं जिन्होंने जाना होता है। पैसे कैश लेके जाते हैं आप लोग डेफिनेटली, अगर आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं, अगर आप डिफरेंट चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, जो कि चनियोट का बिजनेस है, लोकली फर्नीचर के लिए बड़ा नोन है चनियोट। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ का रुख करना भी हट गए हैं। वहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो कि रोजगार कमाने के लिए जाते हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं। अब बिल्कुल इस हवाले से फातिमा, जैसा अभी हमारे कॉलर महताब रसूल जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने बड़े डिटेल के साथ चनियोट के हवाले से बात की, तो वाकई सूरत हाल ये है कि चनियोट को एक वक्त में फर्नीचर मार्केट समझा जाता था। दूर दराज से शहरी जब फैसलाबाद भी पहुंचते थे तो फर्नीचर के लिए चनियोट का इंतखाब करते थे। लेकिन अब चनियोट जो है वो जाना शहरियों के लिए, इसलिए मतलब फैसलाबाद के शहरी, अगर मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं चनियोट ना जाऊँ, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इंतहाई मुश्किल सफ़र जो है
वो चनियोट रोड से करना पड़ेगा। इसी तरह पिंडी भटनिया से चनियोट आने वाले और खासकर चनियोट के वो शहरी जिन्हें पहले फैसलाबाद आना होता था अपने रोजगार के सिलसिले में, अब उनकी कोशिश ये होती है कि मुकामी सतह पर रहते हुए कुछ रोजगार जो है वो हासिल कर लिया जाए और दूसरे शहरों का रुख न किया जाए। इसकी बड़ी वजह यही है कि चनियोट के तमाम अतराफ की सड़कें जो है, मतलब हम तो चूंकि बात कर रहे होते हैं चनियोट सरगोदा रोड फैसलाबाद की, तो इसी तरह अगर हम चनियोट के बाकी रोड्स की बात करें तो उनकी सूरत हाल भी जो है वो इससे मुख्तलिफ नहीं है। और जैसे कालत ने कहा कि वाकईतन ये लगता है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो वज़ीर आला पंजाब जो मौजूदा हैं उस्मान बुज़दार, इनका चनियोट में मैंने एक जलसा जो है वो कवर किया। इसी तरह शहबाज शरीफ का इससे गुज़िश्ता दौर में मैंने जलसा कवर किया। तो उन जलसों में सबसे पहला ऐलान जो यही होता है कि चनियोट रोड जो है वो मंजूर हो चुका, फैसलाबाद से चनियोट को लिंक कर दिया गया, जल्द ही रोड बन जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता एक दिहाई से तकरीबन मैं भी ये बात सुन रहा हूँ कि 10 साल गुजर गए इस बात को कि चनियोट रोड आज बनेगा, मंजूरी हो गई, फंड एलोकेट हो गए, जगह जो है वो रोड के दोनों अतराफ खरीदी जा रही हैं। लेकिन बेसिक इशू फिर वही है चनियोट के शहरियों का कि उनके लिए हर तरफ के रास्ते जो हैं वो मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। और डेफिनेटली शहरी जो है वहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए अगर पहले 100 शहरी रोज़ाना आते थे तो अब उनकी तादाद जो है वो सिर्फ 15 रह गई है। जिसके बाद चनियोट की जो फर्नीचर मार्केट है उसके साथ साथ चनियोट में एक तफरीह पॉइंट है जो दरिया पे शहरी जाते थे, अब वहाँ पे भी शहरियों का जाना कम हो चुका है, क्योंकि चनियोट की तफरीह जो है वो तफरीह होती है मज़े के लिए। और अगर मुश्किल से गुजर के एक शहरी किसी मज़े के लिए जाएगा तो डेफिनेटली शहरी की कोशिश होती है किसी और जगह का रुख कर लिया जाए, दरिया पे ना जाए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही वकास, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और बहुत सारे मसाइल जो कि हाईलाइट हुए, स्पेशली शहरियों के हवाले से बात करें, चाहे वो फैसलाबाद के हवाले से हो, चनियोट रोड के हवाले से, सरगोदा रोड के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सड़कें हैं, रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो कि डेफिनेटली इदारों तक ये मैसेज हमारी उम्मीद होगी कि आज हम पहुँचा पाए हैं, आप लोगों की आवाज़ और आपकी मसाइल इदारों तक पहुंचा पाए और लाजमी इन पर काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। एंड ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसिस करती हूँ कि आपकी हेल्थ आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे ज़िंदगी में और जितनी भी चीज़ें चल रही हों, अपने लिए वक्त निकालें, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए वक्त निकालें और कोशिश करें कि हर रोज़ चाहे 10 मिनट ही क्यों ना निकालें, आप मेडिटेट करें, योगा करें, वर्कआउट करें, जो भी चीज़ आपको सूट करती है, चाहे 10 मिनट वॉक ही कर लें, बट लाजमी तौर पे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट वॉक करने से या किसी भी तरह की फिजिकल एक्सर्शन से आप बेहतर फील कर सकते हैं ओवरऑल ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वो हमारी डाइट से बहुत कनेक्टेड होती है। जब भी आप कोई मील बना रहे होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स सही तरह से चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऑफ कोर्स कुकिंग ऑयल बहुत मैटर करता है किसी भी डिश को बनाने के लिए। एंड गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इस ऑयल को तैयार किया जाता है। साथ ही साथ गोल्डन वेजिटेबल घी के अंदर पाम, कॉटन सीड और सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है टू मेक श्योर कि आपके पास जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा, ना तो आपको सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ना ही आपको टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, जो कि आई एम श्योर कि आप लोग सब जानते हैं कि हम पाकिस्तानी और फैसलाबादी खाने पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। हमारे लिए खाना जो है वो हमारी सोल के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर खाना ना अच्छा मिले तो हम लोगों का दिन जो है उतना अच्छा नहीं गुजर पाता और ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो उस तरह से नहीं कर पाते। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी जितनी भी चीज़ें बाकी ज़िंदगी में चल रही हैं अपनी डाइट में हर उस चीज़ को ऐड करें, इंग्रेडिएंट्स को डिफरेंट करें, ग्रेन्स को कुछ ऐड करें, मीट प्रॉपरली लें और बदल करें, एक ही तरह का खाना ना खाएं और डिफरेंट तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते रहें। फिर चाहे हम एग्स की बात करें, डिफरेंट प्रोटीन्स की बात करें, चाहे हम वेजीज की बात करें, बहुत ज़रूरी होती हैं। फ्रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन सी जो है वो अच्छी तरह से डिफरेंट सिट्रस फ्रूट्स के थ्रू अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि आप जो ड्रिंक्स ले रहे हैं वो फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप हेल्दियर ड्रिंक्स की तरफ जाएं। चाहे आप लेमनेड बना लें जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। साथ ही साथ अगर आप पानी, आई थिंक बहुत बड़ी नेमत है एंड विदाउट अ डाउट आई थिंक पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए।
चाहे दिल कर रहा होता है ऑफ कोर्स कि आप या तो जंक फूड खा लें, फिजी ड्रिंक्स पी लें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट एज लॉन्ग एज आप एक बैलेंस डाइट को ओवरऑल फॉलो करते हैं। तो अगर आप रोज जंक फूड खा रहे हैं, रोज फास्ट फूड खा रहे हैं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को ऐसे बैलेंस कर सकते हैं कि हफ्ते में 1-2 दिन आप अगर खा भी रहे हैं और बाहर से अगर आप खा भी रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप अनहेल्दी चीजें ही जाकर जो है चूज करें। आपके पास आजकल बहुत चॉइसेस हैं जहाँ पे आप कम कैलोरीज और हेल्दियर ऑप्शंस को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो चाय हमारा ऑल टाइम फेवरेट एक चीज है जो कि हमें जरूरत है हम सबको। और आई थिंक चाय के बगैर ना तो हमारी कोई मीटिंग या गैदरिंग पूरी होती है, ना ही हमारी जिंदगियां कंप्लीट होती हैं। हर कोई सुबह उठता है और सबसे पहले हमें चाय का एक कप बहुत जरूरी चाहिए होता है। एंड अगर मैं डीएटी के हवाले से बात करूं तो डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि अगर आप उनकी चाय खरीदते हैं तो आपकी सेहत पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव असरात होंगे। साथ ही साथ डीएटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि सिर्फ 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसके बाद बहुत ही फाइन पत्ती बनाई जाती है। बहुत ही आसान होता है, आप ब्लेंड करते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एंड आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द राइट टी फॉर यू एंड योर फैमिली। एंड जब किसी भी चाय का देखना हो कि कितनी अच्छी है तो आप उसके लिए उसकी खुशबू देखें, उसका ब्लेंड देखें और उसका ओवरऑल टेस्ट और टेक्सचर जो है उससे आपको पता चल जाए कि चाय कितनी अच्छी है। डीएटी बनाने वालों का ये कहना है कि किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ना ही आपके टेस्ट के ऊपर, ना ही आपकी सेहत के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स डीएटी की कोई भी टेस्टिंग ब्रांच नहीं है। एक्चुअली में वो खुद बैठते हैं एक साथ और खुद सैंपल करते हैं हर चाय की क्वालिटी को टू मेक श्योर कि आप तक जो एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का है, आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और टेस्ट स्पेशली जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब हम हमारा जो सेकंड सेगमेंट होता है उसमें हमेशा आपके लिए कोई ना कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम लेकर आते हैं और आपकी ग्रोथ एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत वैल्यू करते हैं। तो जब ब्रेक से वापस आएंगे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले मैंने मेंशन किया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करेंगे। कंप्यूटर्स ने और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी विदाउट अ डाउट बदल दी है। अगर आज से 10 साल या 15 साल पहले जाएं तो शायद हम एक बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डेकेड के अंदर दुनिया तब्दील हो गई। आज हमारी जिंदगियों में कोई भी ऐसी चीज नहीं जहां पर या टेक्नोलॉजी या एआई का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है बिहाइंड द सीन्स। जो एक एप्लीकेशन हमारे मोबाइल पर चल रही है तो बिहाइंड द सीन्स उसके पीछे बहुत सारे लोग, बहुत सारी डेटा मशीन्स, एआई इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक इंटरफेस होता है जिस पर आप जाते हैं, किसी चीज पर क्लिक करते हैं, वो आपके सामने एग्जैक्टली वो चीजें ले आती है जो कि आप ढूंढ रहे हैं या आपको उस वक्त पर जरूरत है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। आज हम एक ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं जहां पर कोई भी मुल्क हो, कोई भी जगह हो, रिमोट से रिमोट एरिया भी क्यों ना हो, एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, आप इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया का और टाइम का हिस्सा बन चुके हैं। तो जी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि आज हमें होती हुई नजर आती हैं दुनिया में, और आगे चलते हुए भी एआई किस तरह से दुनिया को शेप करता रहेगा। और आज हमने सोचा क्यों ना एक बहुत ही खास मेहमान को अपने शो में बुलाएं, आप लोगों से उनका इंट्रोडक्शन कराएं, आप लोगों से उनकी बातचीत करवाएं और स्पेशली कोशिश करें कि ना सिर्फ एआई एज इन के वो किस तरह से हमारे फ्यूचर पे और दुनिया पे इम्पैक्ट करता है, बट कैसे किस तरह से आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं फॉर ऑल पीपल आउट देयर जो कि अभी यूनिवर्सिटी में हैं या हाई स्कूल में हैं और अभी चूज करने वाले हैं वो किस फील्ड में जाएंगे। तो उनके लिए भी कुछ इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, और अगर आप चाहें तो इस फील्ड की तरफ भी आ सकते हैं। तो जी जल्दी से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ आज डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मौजूद हैं जो कि साइंसदान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ डेटा साइंटिस्ट भी हैं फॉर वॉल्वो, एंड ऑफ कोर्स स्वीडन में काम कर चुके हैं। आप पढ़ा भी रहे हैं, लेक्चरर भी हैं बहुत अरसे से, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं एआई की बात करूँ, इट्स सच अ वास्ट सब्जेक्ट, आप एक जगह पे फोकस कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आने वाले वक्त में किस तरह से दुनिया पर और हमारी लाइफ्स पर डे टू डे जिंदगियां कैसे इम्पैक्ट होंगी? जी थैंक यू वेरी मच। इसको समझने के लिए अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए, सबसे पहले स्टीम इंजन आया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई जिसकी वजह से मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुई,
उसके बाद इंटरनेट आया, अब डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 भी कहते हैं। तो इस सारी रेवोल्यूशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट्स की, तो उसमें ह्यूमंस ने डिस्कवर किया कि हम बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन का जो फोकस वो ट्रेडिशनली इस चीज़ पर रहा कि ऐसे टास्क जिसमें ह्यूमन सेफ्टी को थ्रेट हो सकता है उनको ऑटोमेट कर दिया जाए, उसके ऊपर रोबोट्स इस्तेमाल किए जाएं, या फिर ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स लाइक नैनोमीटर्स तक डिटेल लेवल तक काम करना होता है, उसको जो है ऑटोमेट कर दिया जाए। तो ये हो रहा था। अब आगे फोकस हो रहा है कि ऐसे काम जो कि बोरिंग हैं और रेपिटेटिव हैं या लेबोरियस हैं, तो उनको भी ऑटोमेट कर दिया जाए। और ये ऑलरेडी हो रहा है और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप सुनते होंगे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये इस टाइम हॉटेस्ट टॉपिक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स भी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं, फ्यूचर में भी क्रिएट होंगी। तो होगा क्या कि कार अपने आप को खुद ड्राइव करेगी। अब कार को खुद ड्राइव करने के लिए ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए, तो वहाँ पर एआई का इस्तेमाल है, जिसमें कार खुद से ट्रैफिक एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगी। कार ऑलरेडी एस्टिमेट करेगी कि उसको आगे जाना है, साइड पे जाना है, पीछे जाना है, ब्रेक लगानी है, स्टीयर करना, क्या करना है, वो एनवायरनमेंट को परसीव करेगी और उसकी बेस पे डिसीजन लेगी। तो ये एक एग्जांपल है, और ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑटो पायलट के अंदर। जो आपका जहाज़ है उसमें भी हमेशा पायलट नहीं उसको उड़ा रहा होता, वो उसको ऑटो पायलट पे भी फ्लाई कर रहा होता है। तो जहाज़ का लेकिन जो ऑपरेशनल डिज़ाइन डोमेन होता है वो सिंपल होता है, लेकिन रोड के ऊपर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरे रोड ऑब्जेक्ट्स हैं या रोड कंडीशंस हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अभी तक सेल्फ ड्राइविंग कार ऑपरेशनल नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शोबे हैं जिसके अंदर एआई का इस्तेमाल ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है, आइंदा भी होगा। उसकी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लाइक डॉक्टर्स। अब डायग्नोसिस के अंदर आपने अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन को आप स्कैन करते हैं मुख्तलिफ मशीन्स के साथ, तो डॉक्टर्स ने उन पिक्चर्स को देखकर, उन इमेजेस को देख के डायग्नोस करना होता है कि इस इंसान को फलां बीमारी है या नहीं है। अब ह्यूमन कैपेसिटी एक होती है कि वो उस इमेज को अंडरस्टैंड कर सके और उसके बाद उसकी बेस पे एक एनालिसिस कर सके। अगर मशीन को ये चीज़ सिखा दी जाए कि उस पिक्चर के अंदर फलां फलां किस्म का अगर पैटर्न होगा, इसका मतलब इस इंसान को कैंसर है, तो वो एआई मशीन ये सीख जाएगी, तो यहाँ पर हम डॉक्टर को प्लेस कर देंगे। इस तरीके से ये मैंने एक ऑर्गन का बताया, इवन डेंटिस्ट्री के शोबे में भी हमने इसकी कामयाब एप्लीकेशंस देखी हैं। अकाउंटेंट के शोबे में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है, प्रूफ रीडिंग भी एआई कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको मिसाल मैं आपको दूं एक ई कॉमर्स के फील्ड की, अमेज़ॉन एक वेबसाइट है, हम सब उसको जानते हैं। वहाँ पर जब लोग चीज़ें बाय कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बैकएंड पे बहुत सारे एल्गोरिथम्स काम कर रहे होती हैं, जो कि आपका शॉपिंग बिहेवियर जो है उसके ऊपर स्टडी हो रही होती है कि ये इंसान कौन सी चीज़ें बाय करता है, क्या क्या बाय करता है। उसकी बेस के ऊपर वो आपको रिकमेंडेशंस देते हैं कि आपने ये चीज़ अगर बाय की है तो ये भी बाय करने साथ, राइट। अब ये $1 ट्रिलियन कंपनी है और इस कंपनी का मोर देन 30% रेवेन्यू इस रिकमेंडेशन सिस्टम से आता है, और ये रिकमेंडेशन सिस्टम बेसिकली काम एआई के बेस पे कर रहा होता है। तो सो ऑन एंड सो ऑन। ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि मोर देन 50% जॉब्स फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी जो कि आज एग्जिस्ट करती हैं, एआई उनको रिप्लेस कर देगी। यहाँ पर लोग घबराते भी हैं कि फिर वो लोग जॉबलेस हो जाएंगे, तो वहाँ पर एनालिस्ट ये कहते हैं कि नई जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर पास्ट 200 ईयर्स में देखें, जब एक टाइम था कि जब स्टीम इंजन नहीं था, लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, उसके बाद मोटर कार आ गई तो घोड़ों को रिप्लेस कर दिया टैक्सी ड्राइवर ने मिसाल के तौर पर। तो इस तरीके से आगे से अगर हम देखें जाएं कि अगर पिछली जॉब्स खत्म होती हैं तो नई जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। अब ड्रोन्स आ गए हैं, पहले ड्रोन नहीं होते थे, अब ड्रोन ऑपरेटर आ गए। अब अगर ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी तो फिर टैक्सी ड्राइवर्स तो नहीं रहेंगे, लेकिन रिमोटली कुछ सेफ्टी एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जो कि देख रहे होंगे कि उनकी सेल्फ ड्राइविंग कार सही चल रही कि नहीं चल रही। तो सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरीके से नई जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ओल्ड जॉब जो खत्म हो जाएंगी और नई जॉब्स क्रिएट होंगी तो उनके लिए नया स्किल सेट चाहिए होगा। ये है इंटरेस्टिंग मैसेज
हमारी यूथ के लिए, हमारी आवाम के लिए, कि अपने आप को अपग्रेड करते रहें। आपकी जो पास्ट की एजुकेशन है, हो सकता है आज के 10 साल बाद वो इररेलेवेंट हो जाए, तो आप अपने आप को अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें और नई स्किल्स को सीखते रहें ताकि आप फ्यूचर में भी रेलिवेंट रहें। एंड जिस तरह से आपने मेंशन किया कि पुरानी जॉब्स जो होंगी या जो एक सिस्टम होगा, एक डायनेमिक तब्दील होता रहेगा हमेशा से, अगर हम अगले 5 साल की या 10 साल की बात करें, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन जो कि प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों के माइंड में, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि हमें खत्म या रिप्लेस होती हुई नजर आ रही हैं एआई के साथ? ये सेल्फ ड्राइविंग कार की जो मैंने आपको मिसाल दी है, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी काफी हद तक डेवलप हो चुकी है। और यानी कि ऊबर और जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऊबर है, ये हमें खत्म होती है। इवन जो ऊबर कंपनी है, यूएस के अंदर सेल्फ ड्राइविंग अभी टेस्ट हो रहे हैं, चला रही है। हाँ जी, वो टेस्ट फेज में चला रही हैं, लेकिन कुछ इलाकों में भी वो वैसे ड्राइवरलेस टैक्सी भी चल रही है, चाइना के अंदर भी चल रही है। तो वो जब तक अथॉरिटीज उसको अप्रूव नहीं करते, उसको वो सब रोड्स के ऊपर लेके नहीं जा सकते, लेकिन जिन रोड्स के ऊपर अथॉरिटीज ने अलाउ कर दिया हुआ है, वहां पर ये ऑलरेडी चल रही हैं, यूएस के अंदर और चाइना के अंदर। इसके बारे में तो कंफर्म जो है ना न्यूज़ है। तो ये एक मुझे एरिया नज़र आ रहा है कि जो कि आपको लगेगा कि ये सबसे पहले जो अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये पहले अफेक्ट होगा, क्योंकि वहां पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए। एंड डेवलपिंग कंट्रीज में हो सकता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से रेडी नहीं है, तो इसमें थोड़ा डिले आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि बेसिकली देखने की बात ये है कि आप देखें कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, डेटा साइंसेज हैं, एआई है, ब्लॉकचेन है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये ऐसे शोबे हैं जो कि लेट से कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज़्यादा इनकी एप्लीकेशंस नहीं थी, लेकिन हम तेज़ी से देख रहे हैं कि इनकी एप्लीकेशंस सामने आ रही हैं। अब इन्हीं शोबों की एप्लीकेशंस ने फ्यूचर को मैप करना है। तो अगर आपने फ्यूचर में रेलिवेंट रहना है तो आपको इनमें से किसी को चूज करना होगा, देखना होगा कि आपका पैशन क्या है, आप कौन सी चीज़ सीख सकते हैं, तो उस लिहाज से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने मेंशन किया, जिस तरह से मैंने शुरू में भी बात की थी कि डेटा साइंटिस्ट हैं आप, लेकिन यूईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ डिग्री के साथ आप ग्रेजुएटेड, आखिर आपका सफर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है, बहुत सारे लोग चेंज कर लेते हैं अपनी स्पेसिफिक फील्ड, लेकिन आपका सफर कैसा रहा डेटा साइंस की तरफ आने के लिए एंड साथ ही साथ एआई की तरफ? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यूटी लाहौर से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही किया था, और उसके बाद कुछ अर्सा मैंने यहीं पे जॉब की पाकिस्तान के अंदर, और 08 में मैं गया स्वीडन मास्टर्स की। पीएचडी के दौरान मेरी पीएचडी का जो फोकस रिसर्च का था वो मशीन लर्निंग था। अब जो मशीन लर्निंग है ये डाटा साइंस के अंदर एक सब पार्ट है, और मशीन लर्निंग एआई में भी इस्तेमाल होती है। तो पीएचडी की रिसर्च के दौरान जो है मैंने मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप किया परसेप्चुअल क्वालिटी असेसमेंट के लिए। तो उस टाइम मेरा इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और उसके साथ साथ मेरी नेचर थोड़ी है फ्यूचरिस्टिक टाइप की, कि मैं देखता रहता हूँ कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि एक तो ये मेरा पैशन है कि मुझे मशीन लर्निंग के साथ काम करना है, और दूसरा ये है कि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने आप को उसी में जो है इम्प्रूव किया, और फिर मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैंने इस फील्ड में रहना है। तो ये अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ये दोनों का आप यूँ कह लें कि कंबाइंड फील्ड है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही डाटा साइंस पढ़ाया जाता है या एआई पढ़ाई जाती है, और कुछ में कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है। लेकिन इवेंचुअली आपकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो दोनों फील्ड से इस्तेमाल होते हैं। एंड ऑफ कोर्स डेटा साइंस के बारे में बात करें तो आई थिंक इट्स अ रिलेटिवली न्यू टर्म। पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि डेटा साइंस का मतलब क्या है और आज की दुनिया में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जबरदस्त। तो ये कुछ अर्से तक तो ये बज़वर्ड्स ही एज ए बज़वर्ड ही इस्तेमाल होता रहा है, और आप यूँ कह लें कि पिछले 10 साल में इसमें ज़्यादा पॉपुलरिटी इख्तियार की है। इसको समझने के लिए मैं आपको मिसाल दूंगा कि आप एक वेन डायग्राम होती है। वेन डायग्राम ये होती है कि आप 3 डिफरेंट लेट से सर्कल ड्रा कर लें। एक सर्कल हो मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का, दूसरा हो प्रोग्रामिंग का,
और तीसरा हो डोमेन नॉलेज का। अब इन तीनों सर्कल्स का जो ओवरलैप होगा वो डेटा साइंस है। तो बेसिकली डेटा साइंस करने के लिए आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और जिस डोमेन में आपने इसको अप्लाई करना है उसका डोमेन नॉलेज आना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे ख्याल से सिंपलेस्ट वे है इसको एक्सप्लेन करने का। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, एक इमर्जिंग फील्ड है जिस तरह कि आपने पहले बताया, लेकिन फ्यूचर में इसकी जरूरत है डेफिनेटली। एंड एआई से रिलेट करें तो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा ये रिलेट कर रहा है। ठीक हो गया। एंड ऑफ कोर्स अगर हम ओवरऑल बात करें आपके अपने एक्सपीरियंस की, तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहां पर आपने खुद बात की वॉल्वो के साथ सेल्फ ड्राइविंग कार्स के हवाले से आपने काम किया, और क्या चीजें हैं जो कि आपके डेली रूटीन का हिस्सा है, कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम करें? जी, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा हम काम करते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं बेसिकली। मुझे 13 साल से ज़्यादा हो गए स्वीडन के अंदर, और हमने काफ़ी अर्सा पहले ये रियलाइज़ कर लिया था कि अब हमने कंट्रीब्यूट भी करना है बैक टू द सोसाइटी। कुछ लोग तो इंतज़ार करते रहते हैं कि जब तक हम बिलियनियर नहीं बनेंगे तब तक हम लोगों को जो है ना हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ पैसे से ही नहीं हेल्प करते, आप अपने इल्म और नॉलेज से भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें एक ये है कि अगर आप पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पर माशाल्लाह से ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो फिर लोग बाहर की जानब देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जा सकें। तो हम लोगों को गाइड करते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, जॉब के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। ये हमारा टोटली आप यूँ कह लें कि वॉलंटियर काम है। और इसमें मैं चूँकि स्वीडन में रहता हूँ तो वहाँ पर जो लोकल एम्बेसी है पाकिस्तान की वो भी हमें सपोर्ट करती है, वो उनको हमारी एक्टिविटीज़ का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। और वो बाज़ हम जब वीडियोस बनाते हैं तो जो स्वीडन में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो मतलब हमें एक्नॉलेज करते हैं कि जो हमारी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए उनका लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को बताते हैं कि कौन से कंट्री के अंदर किस तरीके से आप एडमिशन अप्लाई करें। लोग नॉर्मली कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, एजेंट्स के पास जाते हैं, जो उनके पास बहुत ज़्यादा उनसे पैसा भी लेते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि एडमिशन अप्लाई कैसे करना है। उनके पास इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑथेंटिक वेबसाइट होती हैं वहाँ के लिंक प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा जो एडमिशन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनकी मतलब डिटेल्स बताते हैं। और फिर साथ साथ जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो डेवलप्ड कंट्रीज स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, तो हम उनके मतलब भी बताते हैं, और स्कॉलरशिप आप विन कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने आप के मैक्सिमाइज करें कि आपका चांस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप विन करने का, वो भी हम गाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है थिंक ग्लोबल के नाम पर। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, थिंक ग्लोबल लिखें तो आप को सर्च में हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे मेरी तस्वीर होगी, उससे वेरीफाई हो जाएगा कि आप सही चैनल पे पहुँच गए हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में गाइड कर रही होंगी। और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स के साथ लाइव सेशन भी करते रहते हैं, जब जब हमें मौका मिलता है और जब जब हम ज़रूरत महसूस करते हैं, फिर उनके लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन उनके साथ करते हैं ताकि उनको मजीद गाइड कर सके। बिल्कुल। और क्योंकि स्वीडन में आप खुद भी रह चुके हैं, काम भी कर चुके हैं, क्या स्वीडन एक अच्छा ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि जी, स्वीडन की एक ख़ास बात यह है, ऑफ कोर्स आप यूँ कह लें कि हर कंट्री के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। मैं सबको ये नहीं कहता कि सब के सब स्वीडन ही चले जाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी तो होती है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। बेसिक रीज़न ये है कि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। आप वहाँ पर जाते हैं, आप अपनी एजुकेशन लेते हैं, साथ साथ आपको और जॉब ले सकते हैं, या हो सकता है आपको प्रॉपर जॉब ही मिल जाए। लेकिन पूरी दुनिया उन कंट्रीज़ के लिए कम्पीट कर रही होती है, तो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। और साथ ही साथ इन कंट्रीज़ का वीज़ा रेशो भी कम है, और इनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं कि अगर आप एजुकेशन के लिए वहाँ जाते हैं तो आपको फैमिली का वीज़ा नहीं मिलता। स्वीडन की खास बात यह है कि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर तो है, लेकिन आपको फैमिली वीज़ा मिल जाता है। अगर आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है और
एडमिशन हो जाने का ऑलमोस्ट मतलब यही है कि आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, सबको वीज़ा मिल जाएगा और फर्स्ट फ्लाइट में आप सब के सब इकट्ठे स्वीडन जा सकते हैं। उसके अलावा स्वीडन में पहले तो एजुकेशन फ्री होती थी, लेकिन अब ट्यूशन फी है वहाँ पर, लेकिन स्कॉलरशिप्स भी मिल जाते हैं। तो आप हमारे अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात मिल जाएंगी कि कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं और वो आप किस तरीके से ले सकते हैं। आपको कितना टाइम लगा स्वीडिश, विच आई थिंक इज द लैंग्वेज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो स्वीडिश सीखने में आपको कितना वक्त लगा? स्वीडिश आपको फ्लुएंट होने में 1 साल तक लग सकता है। मैं इसके बारे में आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि ये आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी ये नेटिव लैंग्वेज जो उर्दू या पंजाबी इससे थोड़ी हटके है। तो 6 मंथ्स तक आप काफ़ी हद तक इस पे ग्रिप कर लेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे ना आपने फ्लुएंट होना है तो आपको 1 साल लगेगा। तो लेकिन एट द सेम टाइम ये डिपेंड करता है कुछ एरियाज, जैसे कि आईटी की फील्ड है जो मेरी फील्ड है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें जो जॉब मार्केट है उसमें स्वीडिश नहीं चाहिए, उसमें नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट है। तो जो कंपनीज हैं उनके अंदर जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इवन जो लोकल हैं, जो स्वीडिश हैं, उनको भी अगर उन्होंने भी ईमेल करनी है, उन्होंने भी आपके साथ कन्वर्सेशन करनी है, जो मीटिंग करनी है वो इंग्लिश में ही करनी है। तो हम जैसे लोगों को तो वहाँ पर भी स्वीडिश जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ और एरियाज हैं जैसे कि सोशल साइंस या फिर जो कस्टमर फेसिंग काम होते हैं जैसे कि बैंक्स हो गए, तो वहाँ पर वो चाहते हैं कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि फिर आपने लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करना है। कुछ और जॉब्स हैं जिसमें आपको स्वीडिश नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं, वहाँ पर भी हैं इस किस्म की जॉब्स, न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब्स हैं, इस तरीके से और भी हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको स्वीडिश नहीं आएगी तो आप कोई जॉब नहीं कर सकते, लेकिन आप इन कंट्रीज़ के अगर अंदर जाते हैं जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, तो अगर आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। आपने बाहर भी काम किया है स्वीडन में, 13 साल हो गए इफ आई एम करेक्ट, 13 इयर्स हो गए आपको स्वीडन में काम करते हुए, पीएचडी रिसर्चर भी आप रह चुके हैं जी। एंड पाकिस्तान में भी आपका एक्सपीरियंस रहा है। यूएटी से ग्रेजुएट होने के बाद आपने कुछ अर्सा मोबलिंक के अंदर काम किया, जो कि ऑफकोर्स सबको पता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट नोन इन पाकिस्तान जी। कैसे कंपेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को यहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट में एंड स्वीडन में जो आपका एक्सपीरियंस रहा? जी, सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा कि यहाँ की सोसाइटी वहाँ की सोसाइटी डिफरेंट है, तो उसी लिहाज से जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी डिफरेंट है। कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने वहाँ पर ये फील किया है कि आपको एज ए ह्यूमन लिया जाता है, आपको सिर्फ वर्क फोर्स नहीं लिया जाता, आपकी ह्यूमन नीड्स को कैटर किया जाता है। यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट में नॉर्मली आपको स्ट्रेस मिल सकती है, लेकिन अगर आप वहाँ पर कह देना कि मुझे वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस मिल रही है, आप अपने मैनेजर को बता दें, तो समझ लें कि उसकी जान पे बन जाएगी कि मेरा बंदा स्ट्रेस्ड आउट है तो क्यों है, वो उसके लिए जो बन पाएगा वो करेगा। इवन कुछ लोग कहते हैं कि वो स्ट्रेस की वजह से बर्न आउट हो गए तो उनको छुट्टी भी मिल जाती है। तो आप यूँ समझ लें कि वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट में मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं होगी, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी। और जिस तरह की मैंने बात की सोसाइटी की, तो वहाँ पर रिलेटिवली मैंने ये देखा। जी, इससे पहले कि आप सोसाइटी के बारे में भी बताएं, वर्क एनवायरनमेंट तो सुना हमने, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटा सा ब्रेक ले लें और बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जो आपको पता है बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, जो कि साइंसदान हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, डाटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं वॉल्वो के साथ इन स्वीडन। एंड ऑफ कोर्स हमारा डिस्कशन जारी था ब्रेक्स पहले और आप कल्चर डिफरेंस के बारे में बात करने वाले थे, जहाँ पर मुझे माजरत के साथ ब्रेक लेनी पड़ गई थी, तो वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी, दैट्स फाइन। अच्छा, दूसरा मैं बताना ये चाह रहा था कि थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं यहाँ की सोसाइटी के और वहाँ की सोसाइटी के, तो उसी लिहाज से वो वर्क एनवायरनमेंट पे भी अफेक्ट होते हैं। एक जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ पे रिलेटिवली लोग ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ज़्यादा सच बोलते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कहता कि यहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो हो सकता है मैं गलत हूँ। तो जब एक दूसरे पे लोग ट्रस्ट करते हैं ना,
तो वर्क एनवायरनमेंट में इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आपके कोलीग्स आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है, ठीक, तो वो काइंड ऑफ आपके गुड फ्रेंड्स ही होते हैं और आपको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेग पुलिंग नहीं होती। और इसके साथ साथ वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट में जो है ना, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लेट्स से आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं और अचानक आपके घर से आपको मैसेज आ गया कि घर पे आपकी ज़रूरत है, या आपका बच्चा बीमार हो गया, या कोई और मसला हो गया आपकी फैमिली से रिलेटेड, तो आप फौरी तौर पर मीटिंग में बताएंगे कि मेरे साथ ये इशू हो गया, मुझे ये मीटिंग छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो कोई इसको बुरा नहीं मनाएगा, बल्कि वो आपको इनकरेज करेंगे कि जाएं, आप अपनी जाके फैमिली को अटेंड करें, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पर हम सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं, या फिर लेट से लोग बीमार होते हैं तो फिर यहाँ पर जो बॉसेस होते हैं वो कितना ट्रस्ट करते हैं कि जो एम्प्लॉई है अगर उसने कह दिया कि वो बीमार है, वो नहीं आ सकता, तो वहाँ पर तो ये है कि आप बस बता दें कि आप बीमार हैं, कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, सही है। तो सो एंड सो फोर्थ। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व की हैं, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर भी पाई जानी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं की। क्या रीज़न है यहाँ पर पाकिस्तान में, स्पेशली ऑफ कोर्स वेयर इकोनॉमिकली हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं, दैट्स वन फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या कोई सोशल कंस्ट्रक्ट्स भी हैं जिनकी वजह से ये ही चीज़ें यहाँ पर हम नहीं कर पाते? सही बात आपने की, हम इकोनॉमिकली थोड़े पीछे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑलरेडी हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के मामलात में, तो इस लिहाज से वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड भी हैं। वहाँ उनके लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती आगे जाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको काफ़ी ज़्यादा ऑफसेट मिल चुका है। और हम चूंकि अपने आप को हर लिहाज से पीछे पाते हैं, तो इस लिहाज से हम एक दौड़ में लगे हुए हैं, हम उस लिहाज से स्ट्रेस्ड आउट हैं और हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा तब हम आगे जा पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि ये रियलिटी है, लेकिन लेट्स फेस इट, इससे हम एस्केप तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकती हैं, शेप अप कर सकती हैं। अब वो आप पूछ रही हैं कैसे कर सकती हैं, तो मैं इस मामले में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे जहन में आता वो ये है कि सबसे पहले तो हमें जो है अपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर गौर करना होगा कि हम उनको इम्प्रूव करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीखें। अब एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीखने के बारे में अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएं, अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर लें, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी नहीं है। आप मेरे पे क्यों ट्रस्ट करेंगी? मुझे अपने करैक्टर से साबित करना होगा, ओवर द टाइम मुझे शो करना होगा कि मैं ट्रस्टवर्दी हूं, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे पे ट्रस्ट कर लेंगे। एंड सेम गोज फॉर यू कि मैं आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दूं। तो आप बिल्ड ट्रस्ट, ये एक टर्म वहां पर इस्तेमाल होती है वर्क एनवायरनमेंट में, जो कि वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ओवर द टाइम, कि वो आपको बार बार ये मैसेज देते रहती हैं कि आपकी अपनी टीम के अंदर, आपकी डिपार्टमेंट के अंदर, अपने मैनेजमेंट के साथ अच्छा ट्रस्ट होना चाहिए। और वो कहते हैं कि बिल्ड ट्रस्ट। अब बिल्ड ट्रस्ट करने के लिए वो फिर आपको टीच भी करते हैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। आप अपनी जो लेट से, एक और आपको मिसाल दे देता हूँ, आप काम पर लेट से गलतियां हो जाती हैं, बीइंग ह्यूमन, हर बंदा गलती करता है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो हमेशा परफेक्ट काम करेगा। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे से गलती हुई है। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आपको उस गलती पे पनिश किया जाए, और या फिर आपको मौका दिया जाए कि आप उस पर काम करें और होपफुली वो वाली गलती तो रिपीट ना करें, कोई और गलती कर लें, ये एक और बात है। यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट में आप सोचें कि जब एक एम्प्लॉय अगर कोई गलती करता है तो नॉर्मली बिहेवियर उसका क्या होता है? क्या वो छुपाने की कोशिश करता है? अगर वो उसको छुपाने की कोशिश करता है तो वो फिर शायद अच्छा नहीं है, और अगर वो उसको छुपाता नहीं है तो हो सकता है उसका रिजल्ट भी अच्छा ना निकले। तो यहाँ पर हमें सोचना होगा कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक सेट ऑफ पॉइंटर्स दे सकता हूँ कि हमें इन इश्यूज़ पे अगर
काम करना शुरू कर दें तो यहाँ पर भी बेहतरी लाई जा सकती है। पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, जी कितनी इम्पोर्टेंट? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। अगर हम पिछले 200 साल से लेके अब फ्यूचर की तरफ देखना शुरू करें तो पहले जो साइंस की डेवलपमेंट थी वो इतनी तेज़ नहीं थी जितनी पिछले कुछ 10, 20, 30 सालों में हमें नज़र आई है। अब जो ग्रोथ हो रही है उसको वो एक्सपोनेंशियल का नाम देते हैं। ये एक्सपोनेंशियली राइज हो रही है। पहले अगर लीनियर ग्रोथ हो रही थी तो अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे सामने जो है जो लैंडलाइन मोबाइल होते थे, लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, उसके बाद मोबाइल सेट आए जिसके ऊपर बटन्स होते थे। अब बटन्स वाला मोबाइल किसी के पास नहीं है। ये हमारी एज के अंदर हमने देख लिया है। हमारे सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो कि ख़त्म भी हो गई। इस तरीके से और सीडी है, डीवीडी है, ये हमारे सामने सामने आए, चले गए। ऐसा पहले ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं होता था कि इतनी जल्दी से टेक्नोलॉजी आई और चली गई और नई टेक्नोलॉजी ने उसे रिप्लेस कर दिया। तो अब अगर चीज़ों की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो इंसान को भी एक्सपोनेंशियली अपने आप को इम्प्रूव करना है। हम पहले जिस तरीके से लीनियरली चल रहे थे, स्लो स्लो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे या फिर इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, बस जो आपने यूनिवर्सिटी से जो एजुकेशन ली बस उसी के ऊपर रिलाई कर रहे थे, उस तरीके से आप लिव अप नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। बेसिकली सक्सेसफुल नहीं आप रह सकते। हो सकता है कि किस तरीके से सर्वाइव कर जाए मुश्किल तरीके से, लेकिन अगर आपने वाकई ही सक्सेसफुल होना है तो आपको बदलते टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। जैसे कि वो एक शेर भी है ना, तर्जे कोहन पर अड़ना, आईने नौ से डरना, मंजिल यही कटन है कौमों की जिंदगी में। तो अब ये शेर बिल्कुल फिट आता है आजकल के ज़माने में कि आपको अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट करना है। पर्सनल डेवलपमेंट ये है कि एक तो जो एजुकेशन आपने ले ली कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, किताबों में आपने पढ़ लिया। कल ही मैंने एक पोस्ट देखी है कि पाकिस्तान में 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स बुक के अलावा कोई और बुक नहीं पढ़ी। ये मुझे आप यूँ कहने के स्पीचलेस कर देती है ये बात कि हम ऐसी कौम है जो कि कोर्स बुक के अलावा हमने कोई और बुक नहीं पढ़ी। और अगर हम कोर्स बुक की भी बात कर लें तो मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ। मुझे पता है कि इवन जब हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे होते तो हम तो तब भी कोर्स बुक नहीं पढ़ रहे होते, तब भी हम नोट्स पढ़ रहे होते, राइट? तो मतलब कोर्स बुक्स भी नहीं पढ़ते। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। डेवलप्ड कंट्रीज क्यों डेवलप्ड हैं? क्योंकि वहाँ पे मुताले का शौक़ है, वहाँ पर वो लोग लीडर्स पैदा करते हैं और लीडर्स आर रीडर्स, वो किताबें पढ़ते हैं। तो हमें एक तो मुताले की तरफ जाना चाहिए। आजकल की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर बुक पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, फारिग बुक्स ना पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और पर्सनल डेवलपमेंट में वापस आते हैं तो उसमें एक तो एजुकेशन जो आपने ट्रेडिशनल एजुकेशन ले ली, उसके अलावा कुछ स्किल्स होती हैं जिसको लोग कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम वर्किंग स्किल्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इनको अब कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि इनको आप सॉफ्ट स्किल ना कहें, ये हार्ड स्किल्स हैं, ये मुश्किल हैं क्योंकि सब लोग इनको एक्वायर नहीं कर पाते। बेसिकली हर इंसान एक सेलर होता है, वो कुछ ना कुछ सेल कर रहा होता है। इस टाइम मैं अगर आपके सामने बैठा हूं तो मैं भी अपनी कुछ थ्योरीज को आपको सेल कर रहा हूं, व्यूअर्स को सेल कर रहा हूं, राइट? और आप अपना प्रोग्राम सेल कर रही हैं। ये टीवी जो है ये अपनी नशरियात सेल कर रहा है। मतलब अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, हर बंदा हर टाइम कुछ ना कुछ सेल कर रहा होता है। अब सेल करने के लिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास अच्छी कन्विंसिंग पावर होना चाहिए। सेल करने के लिए यह जरूरी है कि जिस बंदे को आप जो चीज सेल कर रहे हैं आप उसको रियलाइज कराएं कि आपको इस चीज की जरूरत है। जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करेंगे वो आपको क्यों पे करेगा? तो ये आप कैसे सीखेंगे? ये सॉफ्ट स्किल्स है ना, ये पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ये सीखना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आप अपनी फैमिली के अंदर, घर के अंदर
आप बाहर मार्केट में जाते हैं, वहां पर आपने दुकानदार के साथ निगोशिएट करना है या टैक्सी ड्राइवर के साथ निगोशिएट करना है, आप कहीं किसी भी जगह का सोच लें, आपने जब जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है आपको इन स्किल्स का इस्तेमाल सामने आ जाएगा। उसके बाद आपकी जॉब के ऊपर भी इसी तरीके से वो इस्तेमाल आ जाएगा, वहां पर तो बल्कि कुछ ज्यादा ही है। जॉब के ऊपर हो सकता है कि आपने कोई नया आइडिया लेके आना है, आपने अपने कोलीग्स को बताना है कि अब हमें ये काम करना है, तो वो कोलीग आपकी बात क्यों माने, जब तक आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते। आप अपने अगर बॉस को बताना है तो उससे बजट आपने लेना है, तो अगर आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे वो आपको बजट क्यों एलोकेट करेगा, फिर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे जॉब के ऊपर, आप खुश नहीं रहेंगे, आप जॉब से नाखुश हो जाएंगे। तो अगर आप जॉब से नाखुश हो जाएंगे तो उसका असर आपकी सेहत पर आएगा, आपकी फैमिली पे भी आएगा। तो ये एक आगे से आगे एक चेन डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल, और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आई थिंक हमारी यूथ के लिए, स्पेशली इफ यू कैन एम फॉर इट यू कैन गो एंड डू इट। तो कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में और दुनिया में जो आपको रोक सकती है। एक दफ़ा अगर आप फैसला कर लेंगे आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। आई रियली होप कि AI एंड डेटा साइंस के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हम दे पाए हैं हमारी ऑडियंस को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत ही अच्छी एडवाइस देने के लिए फॉर ऑल द पीपल आउट देयर। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें। मैं आप लोगों से मंडे को मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।